हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे, पार्ट 2 में सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड नोट ऑन, यानी कि डिटेल्ड नोट लिखना है हम लोगों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के ऊपर, जिसको शॉर्टकट में एसटीजीज कहते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से बना हुआ है। एसटीजीज का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीजीज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बोलेगा किसी 3 के ऊपर छोटा छोटा नोट्स लिखो, शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को शॉर्टकट में RUM कहते हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसको हम लोग EBM कहते हैं, EBM। इस सब का शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी कि EML, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है। हाँ, एंड याद रख लेना एक होता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, NLEM, इसको भी याद रख लो, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्वेश्चन में यही चारों पॉइंट्स हैं। आप एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चारों में से कोई एक या दो लिखने के लिए 100% लिखने आएगा, यानी हर लेक्चर आपका, आज का लेक्चर मिनिमम आपके एग्जाम में 5 नंबर दे के जाएगा। एक सिंगल लेक्चर 5 नंबर आप उम्मीद कर सकते हो। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहां से। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इन चारों छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्लेन करना है। लेकिन जैसा आपको पता है, मैं रिवीजन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप याद करो, मैं ये कहता हूँ बार बार पढ़ो, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को रिकॉल करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो 5 मिनट का समय दो, मैं रिकॉल करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने कराया था डिफाइंड फार्माकोथेरेपेटिक्स, क्या होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स, और इसके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स को लिखना था, करेक्ट। अगर मैं बात करूं फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, तो मैंने बताया था इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये क्या होते हैं? ब्रांच ऑफ मेडिसिन होते हैं, करेक्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ क्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स बाय प्रोवाइडिंग ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी देने के बाद जो ड्रग के माध्यम से क्योर करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उस ब्रांच को हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर खास करके हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? डिजीज और उसके ट्रीटमेंट गाइडलाइन, खास करके ट्रीटमेंट के बारे में कि उसमें कौन कौन सी दवाई वगैरह चलेंगी। जबकि फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ना कि बीमारी के बारे में, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग बात किए थे स्कोप। स्कोप चाहे फार्माकोलॉजी का हो या थेरेपेटिक्स का हो, आपको 2-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, वही एग्जाम में लिख के आना, आपका काम बन जाएगा। जैसे आप कीमोथेरेपी लिख सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी लिख सकते हो, फिर आपका एट्रोजेनिक डिजीजेज लिख सकते हो, थेरेपेटिक इंडेक्स लिख सकते हो, बस सफिशियंट है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, इसके उद्देश्य हैं थेरेपेटिक्स पढ़ने से, इसको हम लोगों ने पढ़ाया था। एंड फिर हम लोग अब आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करके आया करना, मैं रिकॉल करूंगा, इसका मतलब आपने क्या क्या पढ़ रखा है वो चीज़ें बताऊंगा। अब हम लोग पार्ट 2 में प्रवेश करते हैं। आपका पहला पार्ट है, डिटेल नोट में हम लोगों को लिखना है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। पहला पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, यानी STGs। क्या होता है सर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन? देखो हिंदी में लिखा हुआ है, विस्तृत नोट लिखिए। मानक उपचार दिशा निर्देश, यानी STGs। दवाओं का तर्कसंगत उपयोग, साक्ष्य आधारित चिकित्सा, आवश्यक दवा सूची। मेरे ख्याल से आप इसको स्किप कर दो, हिंदी वाले नाम को, इंग्लिश वाले नाम से ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इंग्लिश वाले पॉइंट को याद रखना। चलो भाई, सबसे पहला है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, STGs। मैंने पहले ही बताया, पहला ही क्वेश्चन बनता है ना। आफरीन जहान कह रहे सर 2025 और 2026 का टॉप 20 सेम है या अलग? लगभग 90% सेम है, 10% हर साल हम लोग अपडेट करते हैं, कुछ नई चीज़ें लाते हैं, बाकी लगभग चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। चलो भाई, मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेता हूं क्योंकि कंटेंट थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो आपका कंटेंट छिपना नहीं चाहिए। चलो भाई, मैं दिख रहा हूं, बहुत बढ़िया। देखो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होते हैं?
तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होता है? तो आपको पता चल रहा होगा नाम से ही कि जो भी ट्रीटमेंट करना है उस ट्रीटमेंट का एक गाइडलाइन बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है कि इस रूल के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है कि नहीं? यही होता है एक अच्छा मानक ट्रीटमेंट गाइडलाइन, है कि नहीं? तो वही बोल रहा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। देखो, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर सिस्टेमेटिकली क्रिएटेड statements intended to help prescribers decide on the most appropriate approach for given clinical problems। यानी कोई भी अगर कोई एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा दवा को प्रिस्क्राइब करने का, है ना, उसका एक गाइडलाइन दिया रहता है, वही है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। यानी कि मानक उपचार दिशा निर्देश व्यवस्थित रूप से बनाए गए बयान होते हैं, एक गाइडलाइन होता है जो प्रिस्क्राइबर को, मतलब कह सकते हो जो भी प्रिस्क्राइब करने वाला दवा है ना, प्रिस्क्राइबरों को एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे खांसी इतना क्यों हो रहा है? हाँ चलो, मानक उपचार दिशा निर्देश व्यवस्थित रूप से बनाए गए बयान होते हैं जो प्रिस्क्राइबरों को किसी दिए गए नैदानिक समस्या के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण का निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि एक परफेक्ट प्लान है, हाँ भैया ऐसे ट्रीटमेंट देना है कि नहीं? हाँ, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक सिस्टमेटिकली क्रिएटेड स्टेटमेंट है जो कि हेल्प करता है प्रिस्क्राइबर, यानी कि जो भी दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डिसाइड करने में कि मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच, सबसे बेहतर अप्रोच क्या है कोई भी क्लिनिकल प्रॉब्लम का, ठीक है। फिर है क्या, ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है ये क्या करता है, ये दे गारंटी द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिस। यानी ये गारंटी देते हैं कि भैया अच्छा लेवल का केयर होगा, बढ़िया अच्छे तरीके से अच्छे स्टैंडर्ड केयर होगा और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिस होती है। यानी यहाँ पर प्रॉपर जो चीज़ें एविडेंस के साथ प्रूव्ड हैं वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। ये देखभाल के मानक और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास की गारंटी देते हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल बढ़िया ट्रीटमेंट होगा अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का गाइडलाइन दिया हुआ है, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, है कि नहीं? देखो भाई, थेरेपेटिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का है तो वो थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है जो आज तक ही बोरिंग लगेगा। कल से बहुत अच्छे से आप डिजीज़ पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, मजा आएगा। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के एडवांटेज क्या हैं? इट प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी। यस, यहाँ पे जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो ट्रीटमेंट कहीं महंगा ना पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव रहे। तो सबसे पहली बार है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिशनर्स। जो भी प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, खास करके आरएमपी की मैं बात कर रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन मिल जाता है कि हाँ भैया इस तरीके से काम करना है, जिससे रिस्क फ्री हो जाते हैं। यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो चीज़ें एकदम प्रॉपरली गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है, जिससे बढ़िया इट प्रोवाइड्स क्वालिटी ऑफ केयर, हाँ बढ़िया केयर मिलता है, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है। इट इम्प्रूव्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनी हुई है कि हाँ भैया इस बीमारी में ये दवा यूज़ होनी है तो स्टॉक में वो दवा अच्छे से अवेलेबल हो पाएगी। अगर डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ भी दवा लिखेगा तो स्टॉक में वो दवा तो नहीं अवेलेबल हो पाएगी। तो ड्रग की अवेलेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है अगर ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो। इट यूटिलाइज द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में कोशिश यही की जाती है कि जो भी इसेंशियल मेडिसिन हैं उनके उसका उपयोग हो ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि इसेंशियल मेडिसिन हर जगह हर फार्मेसी स्टोर में अवेलेबल होता है। इट आइडेंटिफाइज मेडिसिन टू बी अवेलेबल फॉर द मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन। यानी कि इट आइडेंटिफाइज मेडिसिन टू बी अवेलेबल फॉर द मोस्ट कॉमन, जो भी मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन है उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। आइडेंटिफाई करता है कि ये दवा इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन है ताकि वो अवेलेबल हो। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या लिखा है, देखो लाभ, थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लो। यह लागत कुशल चिकित्सा यानी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी प्रदान करता है। कौन? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ठीक है। चलो
फिर है यह चिकित्सकों के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन उपलब्ध कराता है, यानी ओवरऑल आप समझ रहे हो, स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। यह देखभाल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ केयर सुनिश्चित करता है। यह दवाओं की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग में सुधार करता है। यह आवश्यक दवा सूची यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का उपयोग करता है। यह सबसे सामान्य रोग के स्थितियों के लिए उपलब्ध दवाओं की पहचान करता है, यानी कोई भी कॉमन डिजीज है उसके लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। कौन? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके फायदे हैं तो नुकसान नहीं है ना? कुछ नुकसान भी है, जैसे मेरा फायदा है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो थोड़ा लेट से आते हैं, है ना? सना खान कह रहे हैं हिंदी बहुत टफ है अभी से ही टफ लगने लग गया। देखो भाई, आप ही लोग का डिमांड था हिंदी चाहिए। हिंदी से आपको एक्चुअली कुछ होगा नहीं, बस थोड़ा सा याद कहानी थोड़ा सा मन में बनी रहेगी, बाकी लिखना आपको अपने हिसाब से ही है, ठीक है? हाँ, डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी और डिफिकल्ट होता है। चलो, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, जिसको जो सही लगे वो पढ़ो। डिसएडवांटेज, इट्स फॉर्मेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाना है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेंदी होता है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी होता है। उसी को हिंदी में लिखा है, इसका निर्माण समय साध्य और लंबा होता है। जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है? इट रिक्वायर्स रेगुलर अपडेशन, हर समय इसको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक गाइडलाइन बन गई अब वही गाइडलाइन फॉलो होता रहेगा, नहीं, हर समय पे बीमारी के भी वेरिएशन चेंज होते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो उसमें रेगुलर अपडेशन की जरूरत होती है। इसमें नियमित, है ना, उद्यतन बाप रे इतना हिंदी, रेगुलर अपडेशन, इसीलिए मैंने सब बगल में शब्द लिख दिया है कि आवश्यकता होती है, रेगुलर अपडेट करते रहना होता है। इट कैन नॉट कवर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी कंडीशन। देखो, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में ऐसा नहीं कि हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, नहीं, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही उसमें अवेलेबल हो पाते हैं। यही बोल रहा है, यह किसी भी रोग स्थिति से संबंधित सभी जानकारी को शामिल नहीं कर सकता है, ठीक है? इट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी इसका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन करना कठिन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। समझ गए? तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, तो लिख देना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो सिस्टमेटिकली क्रिएट किया गया है, जिससे प्रिस्क्राइबर को हेल्प मिलता है कि सबसे अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या है उस गिवन क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के लिए, यानी जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच क्या है, उस ट्रीटमेंट गाइडलाइन से उसको हेल्प मिल जाता है, जो भी प्रिस्क्राइबर है, यानी डॉक्टर, आप समझ सकते हो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है? ये गारंटी करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिले, बढ़िया लेवल का केयर मिलेगा और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिस होती है। फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी मिलती है, अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है, प्रोवाइड क्वालिटी केयर मिलता है, ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मेडिसिन लिस्ट इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एंड किसी भी मोस्ट कॉमन डिजीज़ के लिए कौन सा कॉमन ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन कुछ नुकसान भी है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा रेगुलर अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हो पाता है और इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? हाँ, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? अमन कुमार कह रहे हैं सर जी बोरिंग लग रहा है। बुलाओ यार, ऑर्केस्ट्रा का नाच करवाते हैं क्लास में, है कि नहीं? पिया काहे कैला मोबाइल फ्लाइट मोड में हटाओ पढ़ा लिखा, हटो मास्टर हटो बुलाया जाए, ऑर्केस्ट्रा का नाच होगा, बोरिंग लग रहा है महाराज रेतन क्या? एक पिया काहे कैला, क्या कहते हैं, मोबाइल फ्लाइट मोड में, ये वाला गाना बजवाते हैं। अरे यार आप लोग गजब करते हो, बोरिंग लग रहा है तो क्या करोगे यार, है? अच्छा, आप लोग का व्यवस्था करते हैं, रुकिए 1 महीना पढ़ लीजिए, उसके बाद व्यवस्था करते हैं बढ़िया से, है ना? चलो, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, पढ़ाई करो यार, थोड़ा बोरिंग लगता है मैं समझ सकता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या करोगे यार, पढ़ना तो पड़ेगा, टॉपिक है। दूसरा है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। दूसरा टॉपिक क्या था? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, RUM क्या होता है? देखो, रेशनल का मतलब आप समझ लो एकदम परफेक्ट, एकदम सही तरीका,
दवा को यूज करने का सबसे बेस्ट वे, देखो बोरिंग लग रहा था, मेरा माइक गिर गया, सॉरी पेन गिर गया, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। नॉर्थ ईस्ट कह रहा है एक रसियन, ये भाई तो हमको आप लोग बैन करवाइएगा पक्का। वो हमको लग रहा है कि हम आपके बैच में पढ़ाते पढ़ाते उदित फार्मेसी से हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा मत कुछ लिखो यार कमेंट में, यार रसिया भोजपुरी तब तो ठीक था, और रसियन वाली बात आ गई, अब बताओ यार। कोई बात नहीं, वो भी आएगा, अपना टाइम आएगा। बस अभी पढ़ाई कर लो। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, देखो RUM रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन की मैं बात करता हूं, क्या होता है। रेशनल का मतलब है एकदम सही तरीका, राइट, R फॉर रेशनल, R फॉर राइट, राइट तरीके से। देखो यहाँ पे एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में चार्ट बना देना, बहुत अच्छा रहेगा। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब है दवा का एकदम राइट डोज हो, है ना, राइट डोज, एकदम सही मात्रा, ठीक है। फिर उसका राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उस दवा को ओरल लेना है तो ओरल ही देना है, अगर जैसे नाइट्रोग्लिसरीन दवा है तो उसको सबलिंगुअल दिया जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है तो जीभ के नीचे ही रखना है ना। राइट डोज, राइट, कोई भी दवा का उपयोग एकदम सही तरीके से करना, वो रेशनल यूज ऑफ ड्रग कहलाता है। अब उसमें सही तरीका क्या क्या हो सकता है, तो राइट डोज हो सकता है, हाँ, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ, फिर आपका राइट डोजेस फॉर्म हो सकता है। अगर मान लो कोई दवा है उसको क्या कहते हैं क्रीम के फॉर्म में देना है ना, तो वो दो, इंजेक्शन के फॉर्म में देना है, इंजेक्शन के फॉर्म में दो, अगर हो सके उस दवा को सपोजिटरी के फॉर्म में देना है तो सपोजिटरी के फॉर्म में दो, यानी उस दवा का राइट डोजेस फॉर्म क्या है जिससे सबसे अच्छा इफेक्टिविटी आए। राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कितने देर तक, है ना, अब उसका ट्रीटमेंट भैया 3 दिन का कोर्स है ना, 3 दिन का कोर्स है, या फिर 6 दिन का कोर्स है, 10 दिन का, 15 दिन का उसका ट्रीटमेंट मतलब चलता है, तो 15 दिन तक ही है, ऐसा नहीं कि 6 महीना तक चलते रहना है, नहीं, राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद है राइट इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट, पेशेंट को सही जानकारी दो कि इस दवा को कैसे उपयोग करना है। राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं कि दवा को अगर दिन में 2 बार लेना है तो बस 2 ही बार, या फिर दिन में 1 बार लेना है तो बस 1 ही बार। जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की मैं बात करूं तो उसका ज़्यादा नहीं डोज है, उसका 500 mg 24 घंटे में, तो दिन में 1 ही बार, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, दिन में 3 बार ले लिए, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। तो राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर राइट इंडिकेशन, राइट इंडिकेट देना है, राइट फॉलो, सब कुछ सही सही तरीके से कर दो यार, उसको कह देंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। और जरूरी नहीं कि एकदम रटा रटाया, नहीं, 2-4 पॉइंट्स अपने हिसाब से याद रख लेना। जैसे मुझे क्या क्या याद रहता है, राइट डोज, सही मात्रा में डोज देना है, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट डोजेस फॉर्म, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पेशेंट को सही जानकारी देना, यानी बिल्कुल एकदम परफेक्ट वे में सही तरीके से दवा का उपयोग करना रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स कहलाता है। इससे क्या होता है, दवा बढ़िया सेफ होता है, इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, साइड इफेक्ट कम से कम होता है। दिशा नायक कह रही है सर राइट लगा दो बस, हाँ मेरी बात आप समझ गए, बस राइट लगा दो काम हो जाएगा। अब क्या लिख रहा है देखो, द टर्म रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशंस रेफर्स टू द practice of prescribing the best medication at the lowest possible cost। yes, कम से कम कॉस्ट में बेस्ट मेडिकेशन देना, कम से कम कॉस्ट में बेस्ट मेडिकेशन देना, एट प्रॉपर डोजेस फॉर द पेशेंट, प्रॉपर डोज, एकदम सही डोज देना है, पेशेंट क्लिनिकल नीड्स, पेशेंट का क्लिनिकल नीड क्या है उसके हिसाब से, फॉर एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम, जितना अमाउंट ऑफ टाइम तक यूज चाहिए उतना ही यूज तक लगाना है, ठीक है। हाँ, फिर क्या कह रहा है, अ पेशेंट शुड बी गिवन मेडिकेशंस इन अकॉर्डेंस विथ देयर क्लिनिकल डिमांड, पेशेंट का क्लिनिकल डिमांड क्या है बस उतना ही देना है, अकॉर्डिंग टू इन डोज दैट फिट देयर पर्टिकुलर नीड, जो कि फिट बैठ जाए उसके पर्टिकुलर नीड के हिसाब से, फॉर एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जितना अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, 2 दिन तो 2 ही दिन, 3 दिन तो 3 ही दिन, है ना, एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव, इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कम से कम प्राइस में हो, पॉसिबल देम एंड देयर कम्युनिटी, ठीक है। मैंने ये चार्ट बताया ना, ये लिखना सबसे अच्छा रहेगा, 2-4 पॉइंट्स ऐड कर देना, मजा आ जाएगा। दवाओं के तर्कसंगत उपयोग यानी कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग यानी उस प्रथा को कहा जाता है जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छी दवा यानी बेस्ट दवा, न्यूनतम संभव लागत पर, कम से कम कॉस्ट पर, उचित खुराक में, देखो उचित यानी प्रॉपर डोज, उचित अवधि यानी
प्रॉपर टाइम तक ही देना है, निर्धारित की जाती है। रोगी को दवाएं उनकी चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुसार ही दी जानी चाहिए। उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार खुराक में स्वीकार्य अवधि तक, जितना मतलब एक्सेप्टेबल टाइम है वहीं तक देना है। उनके तथा समाज के लिए सबसे अच्छा कम खर्चीला हो। ठीक है, समझ गए? हाँ, और फिर आप इस तरीके से ऐड कर देना, पॉइंट वाइज लिख देना। रेशनल यूज ऑफ ड्रग, इट मीन्स राइट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फॉलो अप, राइट डोजेस फॉर्म, राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ये सब पॉइंट ऐड कर दोगे, काम बन जाएगा आपका। हो गया रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, समझ में आ गया? यस, सौरभ जी समझ गए। चलो नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब है कि बिल्कुल एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ। ऐसा नहीं कि रिस्क लेना है कि कोई भी दवा दे दिए, चलो देखते हैं पेशेंट के साथ क्या होता है। नहीं, ऐसी दवा देना, ऐसा दवा प्रिस्क्राइब करना जो कि पहले से ही प्रूव्ड है। हाँ, ये दवा सबसे सेफ है, सबसे अच्छा है, वही दवा देना है ना। हाँ, तो इन सिंपल टर्म की मैं बात करूं, EBM यानी इसको शॉर्टकट में EBM कहते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ensure that medicines are prescribed based on solid evidence। बिल्कुल एविडेंस के बिहाफ पर दवा को दिया जा रहा है, नॉट जस्ट पर्सनल ओपिनियन। ऐसा नहीं कुछ पर्सनल ओपिनियन या फिर हैबिट के हिसाब से दे दिए, नहीं, यहाँ पर सॉलिड एविडेंस के साथ दवा दी जाती है। दिस अप्रोच, अगर ये अप्रोच रखा जाता है तो पेशेंट रिसीव मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट, जिससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट मिलता है ना। हाँ, नाम में ही लिखा हुआ है। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, एग्जाम में लिखने आ जाते हैं। साक्ष्य आधारित चिकित्सा यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM। सरल शब्दों में EBM यह सुनिश्चित करती है कि दवाएं केवल व्यक्तिगत राय या आदतों के आधार पर नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर निर्धारित की जाए। यह दृष्टिकोण रोगियों को सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपचार प्राप्त करने में मदद करता है। करेक्ट। अब वही चीजें देखो, लिखा हुआ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, अगेन लिखा हुआ EBM। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रेफर्स टू एन इंटरडिसिप्लिनरी, अब थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये थोड़ा आसान लैंग्वेज में था, इसको आप लिख सकते हो तो लिख देना, थोड़ा और लिखना होगा तो ये देखो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच that uses scientific engineering, biostatistical and epidemiological method to deliver the right care to the right patient at the right time। यानी राइट टाइम, देखो यहाँ पे भी सही चीज, वही वाली चीजें हैं कि इससे क्या होगा, राइट केयर मिलेगा, राइट पेशेंट को बिल्कुल सही समय पर सही पेशेंट को सही दवा देना, सही तरीके से देना, वो आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाता है। यानी कि प्रॉपर एविडेंस के बिहाफ पर, प्रॉपर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, बायोस्टेटिस्टिकल, एपिडेमियोलॉजिकल, जो भी एविडेंस है प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। EBM एक सिस्टेमिक अप्रोच होता है क्लिनिकल प्रॉब्लम का। देखो इतना डिफिकल्ट लाइन मुझे पता है याद होगा नहीं, मेन पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी एग्जाम में आप खुद लिखोगे, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे भी लिखो, लिखना है। EBM एक सिस्टेमेटिक अप्रोच है क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इंटीग्रेट्स बेस्ट अवेलेबल रिसर्च, जो भी रिसर्च अवेलेबल है उसके बिहाफ पर, विथ एन क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। ठीक है। वही भी चीजें देखो हिंदी में लिखा हुआ है, साक्ष्य आधारित चिकित्सा यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। साक्ष्य आधारित चिकित्सा एवं अंतर्भागीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, जैव सांख्यिकी यानी बायोस्टेटिस्टिकल और महामारी विज्ञान जो उसकी एपिडेमियोलॉजिकल तरीके को उपयोग करते हुए सही समय पर सही रोगी को सही देखभाल प्रदान करती है ना। हाँ, चलो, EBM नैदानिक समस्या समाधान के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जो उपलब्ध सर्वोत्तम शोध को चिकित्सीय अनुभव और रोगी की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है। ठीक है। जैसे एक EVM ट्राइड होता है, EVM ट्राइड, आप एग्जाम में EVM लिखने आएगा, ऐसे करके एक ट्राइड बना देना, जैसे एक सर्किल बना दिए, एक सर्किल बना दिए, एक सर्किल बना दिए, और यहाँ EVM लिख देना। यहाँ पर लिखा जाता है इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टीज, यानी खुद का क्लिनिकल एक्सपर्टीज है कि हाँ भैया हम 3 साल से ये दवा चला रहे हैं, 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, ये सही रिजल्ट देता है, उसका ध्यान रखना है। प्लस बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, और भी रिसर्च वगैरह में पाए गए कि हाँ ये दवा सेफ है, उसको भी ध्यान रखना है। एंड फिर पेशेंट वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन, पेशेंट की जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पेशेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ें फुलफिल हो रही है, तब जाके EBM होता है, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाता है। ठीक है। हाँ, ये होता है EBM। थोड़ा बोरिंग पार्ट है यार, मैनेज कर लेना, क्या करोगे। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स द क्लिनिशियंस टू रिमेन अपडेटेड ऑन प्रोटोकॉल्स आर एविडेंस बेस्ड।
इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ केयर। ये सब क्या है, ये सब मेथड जो भी RUM, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, EVBM, ये सब का एडवांटेज यही है कि ये क्वालिटी केयर को बढ़ाता है ना। हेल्प्स इन इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड वैल्यू, है कि नहीं। हाँ, यानी यह चिकित्सकों, जो भी चिकित्सक हैं, क्लिनिक डॉक्टर्स हैं, साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल के बारे में अपडेट रहने में मदद करता है कि जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसमें आपका प्रॉपर जो भी आपका अपडेट आया है उसको ध्यान रखना है। यह देखभाल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी केयर में सुधार करता है। यह पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और मूल्य वैल्यू को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है, लास्ट है बस, उसके बाद क्वेश्चन करना है। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है, मतलब आप समझ लो, इसेंशियल मतलब है जरूरी, जरूरतमंद दवाओं की सूची, है ना, जरूरतमंद दवाओं की सूची, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवश्यक दवा सूची, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। याद रखना, ये ऐसे दवाओं की सूची होती है जो किसी एक पॉपुलेशन में जो भी प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए जरूरी, मतलब वैल्यूएबल है कि इतना दवा होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, इसेंशियल ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जो भी एक जनसंख्या है, एक गांव है, 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, वहां पर जो भी प्रायोरिटी पर हेल्थ केयर है उसको फुलफिल कर दे, है ना। हाँ, तो ऐसे ड्रग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, इसेंशियल ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन की जो भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर है उसको कंप्लीट करे, फुलफिल करे। जैसे हिंदी में लिखो, WHO के अनुसार आवश्यक दवाएं वे दवाएं हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यानी जो भी जनसंख्या में प्राथमिक देखभाल हो जाए, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिल जाए, उस आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कोई एडवांस मेडिसिन नहीं रखी जाती है, उसमें उस पॉपुलेशन में जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर नीड है उसको फुलफिल कर दे। समझ गए। अब इसी का जो इंडिया का अपना है उसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, वो मैं अभी बताऊंगा, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का ही है। देखो भाई, ये WHO के अकॉर्डिंग है, दे आर चूजन बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस टू द कम्युनिटीज हेल्थ। ये चूज कैसे किया जाता है कि कौन सी दवा इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में होगी, वो कम्युनिटीज के हेल्थ के हिसाब से कि हाँ वहाँ पर कौन सी बीमारी हो रही है ज़्यादातर, मोस्ट कॉमनली, उसके हिसाब से दवा। दीज वाइटल मेडिकेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। इन 1977 WHO पब्लिश्ड द फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ नेसेसरी मेडिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है इस साल भी कि भैया 1907 कब WHO ने पहला एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कब जारी किया था, तो सन 1977 में। कब किया था, सन 1977 में। 1977 में WHO ने सबसे पहला इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मॉडल जारी किया था, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर बोल रहा है, इन्हें समुदाय के स्वास्थ्य के महत्व के आधार पर चुना जाता है। यह महत्वपूर्ण दवाएं सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध होनी चाहिए, जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं सभी जगह उपलब्ध होनी चाहिए। 1977 में WHO ने आवश्यक दवाओं की पहली मॉडल सूची प्रकाशित की थी, सन 1977 में। सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, किस बिहाफ पे सिलेक्शन किया जाता है किसी भी इसेंशियल मेडिसिन का, किस बिहाफ पे, क्या क्राइटेरिया होता है। द क्राइटेरिया इज सेलेक्टेड बाय WHO जो क्राइटेरिया को सेलेक्ट करता है, कह रहा है दिस देयर इज एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द ड्रग्स एफिकेसी, सेफ्टी एंड द रिजल्ट्स ऑफ एनी क्लिनिकल ट्रायल दैट हैव बीन डन ऑन इट। यानी कि सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उस दवा के बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए कि ड्रग की एफिकेसी कैसी है, यानी कितना इफेक्टिव है, कितना सेफ है, और उसका रिजल्ट क्लिनिकल ट्रायल में, कोई भी दवा नहीं आती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल में उसका रिजल्ट कितना बेहतर रहा है, तभी उस दवा को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखी जाती है, ठीक है। यानी एफिकेसी चेक की जाती है, सेफ्टी चेक की जाती है, और क्लिनिकल ट्रायल में उसका जो चेक हुआ उसके रिजल्ट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। हाँ, दूसरा है द ड्रग्स एक्सेप्टेबिलिटी इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज इट्स क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी कैन बी गारंटीड। यानी ऐसी दवा को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखी जाती है जिस दवा को स्टोर करें अगर लंबे समय तक तो भी उस दवा का जो भी क्वालिटी है, स्टेबिलिटी है, वो मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि खराब हो जाए। मान लो ऐसी दवा को रख देंगे जो तुरंत खराब हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में वैसी दवा रखते हैं जो कि आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज करें, यानी लंबे समय तक स्टोर भी करें तो उसकी क्वालिटी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट है टू चूज बिटवीन 2 और मोर आइडेंटिकल ड्रग्स। अगर मान लो कोई 2 ड्रग है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का काम लगभग सेम है, तो उसमें कौन से ड्रग को रखा जाएगा। तो वैसे कंडीशन में फैक्टर्स सच एज कंपेरेटिव एफिकेसी, दोनों का एफिकेसी चेक किया जाता है कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, दोनों में से जो कौन ज़्यादा सेफ है,
और क्वालिटी भी देखा जाता है, कौन बेहतर क्वालिटी का, एंड कॉस्ट भी देखा जाता है, कौन सस्ता है, जो सस्ता होगा उसी को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा जाएगा, है ना। हाँ, एंड अवेलेबिलिटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नीड्स टू बी मेन फोकस, मेन फोकस रहता है कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि कॉस्ट कम से कम हो और उसमें जो भी दवा बेचने वाला लोग होगा उसको थोड़ा फायदा भी मिलना चाहिए, है कि नहीं। यानी आवश्यक दवाओं की सूची का चयन कैसे होता है, तो यह मानदंड WHO द्वारा निर्धारित किया जाता है। दवा की प्रभावशीलता यानी एफिकेसी देखी जाती है, सुरक्षा यानी कि सेफ्टी देखी जाती है, और किसी भी किए गए नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो, क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट क्या है उसका, है ना, उसके हिसाब से ही उसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा जाता है। दवा की उपलब्धता इस प्रकार हो कि लंबी अवधि तक भंडारण के बाद भी, यानी लंबे समय तक अगर उसको स्टोर करें फिर भी उसकी गुणवत्ता और जो क्वालिटी है वो सुनिश्चित की जा सके, यानी बढ़िया हो। 2 या 2 से अधिक समान दवाओं में चयन करते समय तुलनात्मक प्रभावशीलता, यानी तुलना करते हैं दोनों में कि भाई उसका प्रभावशीलता कैसा, यानी इफेक्टिविटी कैसा है, दोनों में सेफ कौन सा है, दोनों का गुणवत्ता में कौन बढ़िया है, लागत कॉस्ट कितना है, उपलब्धता जैसे कारक पर विचार किए जाते हैं। चयन में लागत लाभ यानी कॉस्ट बेनिफिट को जरूर देखा जाता है, कितना लागत लगा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कम से कम प्राइस में बच्चों को, मतलब जो पेशेंट को मिल सके, अनुपात के मुख्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखो इंडिया का जो लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट है उसका नाम है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मैं NLEM के बारे में बस इतना इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भैया NLEM का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। बाकी जो आप अगर NLEM के बारे में भी शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा आप उसमें भी यही वाले पॉइंट्स ऐड कर देना, काम हो जाएगा कि भैया क्या होता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, बस फुल फॉर्म बता देना कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं। तो NLEM का फुल फॉर्म याद रख लेना क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा भी आएगा, ये भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है लेकिन ये इंडिया का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, इसमें भी वही चीज़ें सारे पॉइंट्स ऐड कर देना। अगर NLEM के ऊपर लिखने आ जाए या एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के ऊपर लिखने आ जाए आंसर यही होगा, बस एक लाइन ऐड हो जाएगा कि NLEM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि फिर वहीं पर WHO के द्वारा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या क्या होता है, कैसे चयन होता है, ये सब चीज़ें देख लेना है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है सर एसेंशियल मेडिसिन के, है ना। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं, बेटर मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस, यस, दवाओं की अच्छे मैनेजमेंट हो पाती है। प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स ड्यू टू फोकस्ड ट्रेनिंग एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो दवा की प्रिस्क्राइबिंग है वो भी इंप्रूव होती है क्योंकि फोकस्ड, यानी यही इसेंशियल मेडिसिन है, इसी को प्रिस्क्राइब करना है, तो उससे दवा के बारे में ज़्यादा जानकारी लोग इकट्ठा होगा और कॉन्फिडेंस के साथ दवा का अच्छा इन्फॉर्मेशन भी होगा तो बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन हो पाएगा। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। मोर इकोनॉमिकल, थोड़ा सस्ता होता है। एंड अ मोर बैलेंस्ड यूज ऑफ ड्रग्स, बैलेंस्ड होता है। बेटर रिकॉग्निशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी जो भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ड्रग होते हैं उसका जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है यानी कि जो साइड इफेक्ट होना है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज होता है, तो उसके लिए एंड ड्रग इंटरेक्शन, तो पेशेंट डॉक्टर पहले से तैयार होता है कि इस दवा से ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो वो पहले से ही क्या करेगा, रेडी हो जाएगा कि नहीं भैया ये दवा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, या फिर अगर ये साइड इफेक्ट आएगा तो क्या करना है कि नहीं, किस पेशेंट में साइड इफेक्ट आएगा। यानी आवश्यक दवाओं के लाभ, एडवांटेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, दवाओं को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होता है। लक्षित प्रशिक्षण और दवा संबंधी जानकारी के दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन सुधारता है। यह विभिन्न परिस्थितियों के लचीला यानी कि अनुकूलीय होता है, एडेप्टेबल होता है। यह अधिक आर्थिक यानी कि आर्थिक और दवाओं के संतुलन उपयोग को बढ़ाता है। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं और दवा की अंतःक्रिया यानी ड्रग इंटरेक्शन है उसको बेहतर पहचान देता है कि नहीं भैया यहाँ पर ये ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ चलो अब कुछ क्वेश्चन करो, थोड़ा सा पार्ट था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, 5 नंबर के क्वेश्चन आप कंफर्म मान लो, या तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पूछ लेगा, या तो RUM पूछ लेगा, या तो EML पूछ लेगा, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, और ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसका जवाब दीजिए। इस पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बताया ना, एक पंथ 3 काज, मैं टॉप 20 करा रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है, इसी से MCQ कवर हो रहा है। देखो भाई यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। STG स्टैंड्स फॉर, STG का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, सेफ ट्रीटमेंट ग्रुप्स, सिस्टम थेरेपी गाइड, तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसानी से आंसर कर लिए होंगे, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, आंसर ए सभी बच्चे कर भी रहे हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट। नेक्स्ट है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूड्स, आप लोग जवाब देना। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब, रेशनल मतलब है राइट, सही तरीका। अब वो देखो क्या है, करेक्ट ड्रग, हाँ भैया सही तरीका, सही ड्रग, हाँ।
प्रॉपर डोज, ये भी सही है, प्रॉपर डोज होना चाहिए। अब एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, यस एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। अब बोलेंगे सर आप तो बोले थे राइट राइट राइट, यहाँ पे तो प्रॉपर लिखा हुआ है, यहाँ एप्रोप्रिएट। अरे सबका मतलब तो वही देखो, उचित। वैसे एक बार ये क्वेश्चन आ गया, अब बच्चा मेरे ऊपर चढ़ गया है ना एग्जाम के बाद, सर आप बोले थे सब में राइट राइट, अब यहाँ तो देखो राइट नहीं लिखा हुआ है। तो थोड़ा अपना दिमाग का ढक्कन खोल के रखना यार, सबका मतलब राइट ही ना है, चाहे वो करेक्ट बोल दे या प्रॉपर बोल दे, अप्रोप्रिएट बोल दे, सबका मतलब क्या है, राइट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, समझ होना चाहिए, ठीक है। फिर उस बच्चे से मैंने माफ़ी मांगी कि भाई माफ़ करना, अगली बार से मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को बता दूंगा, ठीक है। बच्चा चढ़ गया था, सही बता रहे यार, है ना। द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बाय WHO वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। पहला इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट देखो मैंने बोला ना ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 1977 में सबसे पहला इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी किया गया था, 1977 में। विच फुल फॉर्म इज करेक्ट, कौन सा फुल फॉर्म करेक्ट है, RUM, रैंडम यूज ऑफ मेडिसिन। क्या बात कर रहे हो यार, RUM मतलब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है, पूरा मतलब ही बदल दिया यार। EBM मतलब है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये तो सही है यार। STGs का सिस्टम थेरेपी का रूप्स, ऐसा नहीं। WHO वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑफिस, ऐसा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से फुल फॉर्म से सवाल बनेंगे, आंसर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का फुल फॉर्म बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ वेलफेयर और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन पढ़ोगे और कंफ्यूजन होगा, सीधा मारो एग्जैक्ट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आंसर ए, डन। आज का क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। बिल्कुल थ्योरेटिकल था, है ना। थोड़ा सा आप इसको ऐसे रटने का प्रयास मत कीजिएगा, थोड़ा मेन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने से हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली लिखना है, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं मुझे पता एक एक लाइन याद नहीं होगा, मेन पॉइंट याद करना और उसको अपने हिसाब से आंसर लिखना, तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल एग्जामिनर ऑलवेज चाहता है कि बच्चा अपने शब्दों में आंसर दे, लेकिन हाँ इस बात अपने शब्द का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे, है ना। जो चाहिए एग्जामिनर को मेन पॉइंट, वो सब जरूर नोट करना, वो सब जरूर लिखना, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, है ना। अब अगली क्लास बहुत मज़ेदार होगी, वहाँ पर आपको हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये 2 कंडीशन सीखेंगे अगली क्लास में। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। पिछले 2 दिन में आप सभी लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए, भावुक भरे मैसेजेस, और इंस्टा स्टोरी पे मेंशन करना और कोलैबोरेट करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानो कि मेरी एनर्जी दुगनी हो गई कि यार वाकई बच्चों को अच्छा लग रहा है मेरा क्लास। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का सदा आभारी रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, 20 दिन मुझे अपना समय दे दो, लगातार 20 दिन पढ़ लो। आपको पूरे तरीके से कहीं का भी PYQ निकाल देना, कोई भी साल का, आपके पूरे क्वेश्चन कोई भी स्टेट का 80% पेपर आप सॉल्व कर दोगे, 80% पेपर। और कुछ मत पढ़ो अभी के टाइम पे, है ना, कुछ मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, अरे बहुत सारे टीचर भी जो YouTube पे अब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, वो हमारे टॉप 20 से इंस्पायर हुए। हाँ भैया ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब टीचर इंस्पायर हो रहे हैं तो आप लोग क्यों भटक रहे हो, कहीं नहीं भटकने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, पूरा विश्वास रखो, यहीं से पेपर आएगा, क्योंकि ये टॉप 20 के प्रति बहुत मेहनत किया गया है। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ 20 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये पूरे सिलेबस का समराइज्ड फॉर्म है। उसको पूरे तरीके से मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, उनको ऐड किया है ना। बहुत रात दिन एक करके ये पूरा कंटेंट बना है, इसके लिए मेहनत किया गया है। एंड सब आप लोगों के बलबूते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ओके। अब आपकी जो 8:30 बजे से PYQ की क्लास हो जाएगी YouTube पर, उसको भी देख लीजिएगा। सेकेंड ईयर का फिजिकल बुक थोड़ा अभी टाइम लगेगा आप लोगों तक पहुंचने में, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।